नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 5th वन 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कैश बुक का, है ना। टिल नाउ वी हैव स्टडीड 4 लेक्चर्स। हमारा कौन सा है? 5वां, जहाँ पे हम लोग अब कैश बुक चैप्टर का 5th न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। और 5 न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है कि 5 ही लगाएं अभी तक सिर्फ, ऐसा नहीं है। वो 5 वैरायटीज़ थे। कभी सिंगल कॉलम कैश बुक विदाउट जीएसटी, डबल कॉलम कैश बुक विदाउट जीएसटी, 2 सवाल लगाए थे। अभी हम लोग कल किस पे लगाए थे हम लोग? सिंगल कॉलम विथ जीएसटी, और वो बहुत सिंपल हम कल लगाए भी थे ना। आज हम लगाते हैं एक और सवाल जो क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 मत देखो सिर्फ, इसमें पता है क्या खास इस बार है? एक तो डबल कॉलम रहेगा और दूसरी चीज़ में जीएसटी का पार्ट फिर से इंक्लूड होकर आने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग का जो अप्रोच है टैक्स वाला, जो हमने कल सीखा है, तो बिना उसको यहाँ देखने आना नहीं है, थोड़ा अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा। तो हम लोगों ने कल जो बेसिक्स समझा था अबाउट जीएसटी को लेकर के, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे उसको दोबारा अप्लाई करना है। और जिस क्वेश्चन की बात करें वो किस बुक का है? एस शर्मा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि बुक से सवाल से मतलब नहीं होता है, हर जगह पे अप्रोच वैराइटीज़ एज इट इज़ होता है। और इस बात को तुमको हम प्रूफ देंगे सवाल पिकअप करके तुम्हारे डी.के. गोयल का भी, जहाँ तुम ये खुद देखोगे कि वैराइटीज़ वही सब है, बस नेम एंड नंबर यही बदलता है, अमाउंट, है ना। तो चलो बिना वेट किए क्वेश्चन 6 पे आते हैं। बट एक बात और भी है, ये सवाल हम पिकअप करें न्यू बुक के हिसाब से, तो हो सकता है वर्स्ट केस में किसी के में ये क्वेश्चन नंबर मिसमैच कर जाए, क्वेश्चन 5 या 7 मिल जाए, बट मिल जाएगा श्योर है। तो तुम्हें कैसे एहसास होगा कि क्वेश्चन को मैं कौन सा पिकअप किया हूँ? तो यहाँ एक बार रीड कर दे रहे हैं, लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद द कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ गोयल ब्रदर दिल्ली। नाम दिया है, क्या दिया हुआ है? गोयल ब्रदर दिल्ली। तो इस नाम को देख लो, हम यही क्वेश्चन पिकअप किए हैं। और ये ध्यान देना कि जिनका अगर ओल्ड बुक होगा ना तो परेशान ना हो, क्योंकि मुझे पता है पर्सनली कि उस न्यू बुक में ओल्ड बुक में एक फ़र्क हो गया है। बच्चों को परेशान करने के लिए ऑथर्स ने क्या किया है, जो परसेंटेज था टैक्स का, अगर देखोगे ओल्ड बुक में ना, आई होप हमें 6% लिखा है, 6%, 12%, उसका हाफ कर दोगे सी और एस के लिए कितना आएगा? 6। यहाँ तुम्हें दिया है 5%, तो 12 के जगह पे क्या दे दिया है? 5। और इसके पीछे कारण है 2.5 नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 12% वाला स्लैब हटा दिया ना। अब डायरेक्टली कौन सा रह गया सर? 5 और 18 और 28, 12 है ही नहीं, तो बुक में वो 12% कैसे आ सकता है? हालांकि ऐसा भी कोई इशू नहीं है, अगर रहता तो उसे भाई बुक ही तो है, सवाल तो परसेंटेज क्या मतलब है ना। बट खैर कोई नहीं, चलो आ जाओ, इस पर आ जाओ। तो यहाँ ध्यान देना तुम्हें इस बार, लेकिन हाँ पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बार जो टैक्स स्लैब है जो लिखा 5%, वो कहाँ दिया है? क्वेश्चन के टॉप पे। इसका मतलब कि ये जो परसेंटेज दिया वो नीचे जहाँ जहाँ अप्लाई हो सकता है सब पे होगा। तुम्हें इस बार सेपरेटली इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन के बगल में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको लिख के रखो। यहाँ पे हमें जो टैक्स स्लैब दिया हुआ है, जीएसटी का स्लैब, वो दिया कितना? 5%। और कहीं लिखा है कौन सी परसेंटेज है, मतलब कौन सा टैक्स है? नहीं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? और अगर IGST दिया है तो इसका 2 डिवीज़न कर दो, C और S पता लगाने के लिए। हालांकि कोई काम तो नहीं है, बट तब भी अगर C GST निकालना हो या S GST निकालना हो, कितना आएगा? तो उसका हाफ कर दो, 2.5 एंड इसका वैसे रोल नहीं है, बट तभी देखा जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन पार्ट दिया था, है ना। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। जो भी हमने बेसिक्स पढ़े हैं लास्ट के 3-4 सवालों में, 4 सवालों में, वही यहाँ अप्लाई होगा। बस तुम्हें इस बार चीज़ों को टैक्स के साथ करना है, डबल कॉलम के विदिन में। और एक बात, बिना ओल्ड वाले कंटेंट को देखे यहाँ आओगे तो समझ तो आएगा, तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो बेटर क्या है, पीछे का देख कर यहाँ पे आना है। अब आ जाओ सवाल पर डायरेक्टली। क्या लिखा है? पहला ही ईयर दिया है 2026 अप्रैल मंथ, तो इतनी बातें लिख लो, 2026 अप्रैल मंथ। अब जरा पढ़ो क्या क्या दिया हुआ है। पहला कह रहा है कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। याद रखना, किसी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस पता है कहाँ जाता है? डेबिट में। और किसी लायबिलिटीज़ का ओपनिंग बैलेंस
ओपनिंग बैलेंस, ये कहाँ जाता है? क्रेडिट में। तो उस हिसाब से देखोगे ना, तो यहाँ जो कैश इन हैंड लिखा है दिस इज एसेट्स, तो इसका जो अमाउंट, और ये कमेंसमेंट का पैसा नहीं है, ये कैश इन हैंड मतलब पैसा पहले का है, इस महीने भी शिफ्ट किया गया है, तो दिस इज बैलेंस। और उसको हम लिखते हैं, डेट कैसे दिया है? 1 अप्रैल, तो यहाँ लिखोगे 1 अप्रैल टू बैलेंस BD, और कैश इन हैंड दिया है तो लिखो कैश में। बट जो बैंक अमाउंट दिया है, बैंक अगर लिखा होता सिर्फ, तो बैंक इज एसेट्स और उसका अमाउंट यहाँ लिखा था जो बैलेंस दिया हुआ है, बट यहाँ जानबूझ के बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया है, और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या होता है? लायबिलिटी। क्या होता है? तो लायबिलिटीज का ओपनिंग कहाँ जाता है? तो सेम डेट पे यहाँ लिखोगे, मिनट, हाँ सही लिखा है, बाई बैलेंस BD कितना जाएगा? 25। तो ये ध्यान देना कि इस बार मैंने क्या किया है, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, बैंक और कैश का बैलेंस सेम जगह नहीं आया क्योंकि उनका नेमिंग अलग अलग था। सिर्फ कैश कहा तो एसेट्स है, तो यहाँ पे आ गया। बैंक अगर सिर्फ कहा होता तो इधर ही आता 25,000, बट बिकॉज ओवरड्राफ्ट जोड़ दिया था विच इज़ लायबिलिटी बिकमिंग, लायबिलिटी बन जा रहा है, तो एट दैट केस उसका बैलेंस वहाँ दिखाएगा। तो दो बैलेंस दिया था अलग अलग नेचर के हिसाब से। ओके, ये तो पहला आसान था। अब सेकंड पढ़ो, कह रहा है सोल्ड गुड्स 9,000। ये बताओ, इफ हमने गुड्स को बेचा, इफ हमने गुड्स को सेल किया तो पैसा घटता है बढ़ता है? बढ़ता है। अगर हमने बेचा तो पैसा बढ़ेगा ना, तो इधर पोस्टिंग होगा, डेट क्या इसका 4 अप्रैल, और सेल किए तो नाम क्या आएगा? और कितना हमने बेचा है? 9,000। बट आगे पूरा पढ़ लो, प्लस GST अगेंस्ट द चेक एंड इट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अगेंस्ट का मतलब होता है कि चेक के बदले, कि बेचा गया है चेक मांगते हुए, भाई हमको पैसा चाहिए बट चेक के फॉर्म में चाहिए, मीन्स तुम पैसा रिसीव करो नॉट इन कैश। तो पैसा जो आ रहा है 9,000, वो भी लिखा भी आगे डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब जो पूरा पैसा है 9,000 का हमारे कहाँ पे आ गया? बैंक। और इसमें लिखा था टैक्स भी ना, और बिकॉज क्वेश्चन में C और S ऐसे डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? और मैंने कल बताया था, जो हम टैक्स एक तरह से रिसीव करते हैं सेल के टाइम पे, सेल के टाइम पे, दैट वहाँ पे टर्म क्या आता है? आउटपुट, आउटपुट IGST। याद रखना, यहाँ का जो टैक्स होता है वो एक्सपेंसेस को इंडिकेट कर रहा है, एक्सपेंस नहीं, मतलब एक तरह से हम टैक्स वो रिसीव कर रहे हैं, और रिसीव वाले केस में आउटपुट वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है? तो ये अमाउंट कितना आएगा बताओ चलो? 5% कहाँ है ना, जब निकालोगे ना 9,000 का 5% कितना आता है? 450 आता है। सॉल्व कर लो, 9,000 इंटू 5/100, सॉल्व कितना आ गया? ये तो हो गया। नेक्स्ट पढ़ो, चेक रिसीव फ्रॉम कमल 6,800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। मैंने कल कहा था ना, याद करो, जब भी चेक रिसीव की बात करें कभी भी अज्यूम मत करो कि वो पैसा बैंक में आ गया होगा। चेक रिसीव के केस में माइट भी पैसा ना भी आया हो, तुमने वो चेक आगे चल के किसी और दिन जमा किया बैंक में, या किसी को इंडोर्स कर दिया हो। तो यहाँ पे जो चेक रिसीव का है 6 तारीख का, एक बार नीचे जाके स्क्रॉल करके देखो, क्या पता किसी और ट्रांजैक्शन में इस चेक को लेकर कोई बात कहा हो। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो उसके जस्ट नीचे ही दे दिया है कि जो चेक हमको 6 तारीख को मिला है कमल से, वो हमने जमा किया 8 तारीख को बैंक में। तो अगर तुम एंट्री पास करोगे ना 6 तारीख वाला, 6 अप्रैल का, पता एंट्री क्या बनेगा? चेक रिसीव हुआ है ना 6 तारीख के दिन, तो यहाँ पे नाम क्या आएगा? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, ये हम एंट्री बता रहे हैं। और डिस्काउंट हमने अलाउड किया है, तो जो क्या हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस कितने का? 200 का। और ये में चेक दे कौन रहा है? टू कमल, कितने से? अब पता है इसमें अच्छी बात क्या है, इस ट्रांजैक्शन में कहीं बैंक या कैश लिखा है? तो मतलब ये इसमें नहीं जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम साइड में तुम लोग के लिए कि जो ट्रांजैक्शन नंबर 6 है, ट्रांजैक्शन नंबर 6 अप्रैल का, ये बेसिकली हमारा क्या है? नॉन कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, इसलिए यहाँ पे ये
नहीं आएगा। तो ये सब लिखा करो अपने नोट के तौर पे कि हमने इसको इग्नोर किया, अगर स्किप किया, इसमें नहीं लिखा है तो ये कारण था। इसका एंट्री में देख लो कहीं बैंक कैश नहीं आ रहा है और वो नहीं जाएगा। आगे बढ़ो। बट हमने जहाँ 8 तारीख आया 8 अप्रैल, हमने इसी चेक को अब जमा किया बैंक में। तो कैसे जमा किया होगा? पहले इस चेक को जाके बैंक में हैंड ओवर किया होगा, बैंक के अंदर टू चेक इन हैंड, कितने से, और हमने ये पैसा रिसीव किया होगा बैंक के अंदर कुछ इस प्रकार से, बैंक अकाउंट डेबिटेड, है ना। तो मतलब हमारे पास पैसा आ गया होगा बैंक में और हमारे पास जो चेक इन हैंड था चला गया, एक एसेट्स गया और एक एसेट बढ़ गया। अब यहाँ तो बैंक दिख रहा है ना, तो ये जो एंट्री है ये इसमें आएगा। क्या तरीका होता है? बिकॉज ने पोस्ट करो तो बैंक तो नाम जाएगा नहीं, जरेंट्री से लेजर में पोस्ट करने पे ध्यान देना, जिसमें पोस्ट करो वो नाम तो नहीं आता जब तक कंटेंट ही ना हो, तो बैंक तो जाएगा नहीं। बचा चेक इन हैंड जो कि क्रेडिट साइड में है, वहाँ कहाँ जाएगा? डेबिट में। और डेट क्या इसका? 8 तारीख, टू चेक इन हैंड, और ये पैसा बैंक में आ रहा है 6800। और ये ध्यान देना बिकॉज ये हमारा जो क्वेश्चन है ये उसका है, क्या बोलते हैं हम, कोई सेलिंग नहीं हुआ है, नॉर्मल चेक रिसीव है, तो इस पर कोई टैक्स मत लगा देना, कहा भी नहीं, लगाना भी नहीं होता है। अंडरस्टूड होता है? ये हम चाहते तो पता है डायरेक्टली इस पर आ सकते थे बिना इतना उसमें लिखे। मेरा कंसर्न तुम्हें से क्वेश्चन लगवा के ख़त्म करने का नहीं है, थोड़ा सा बेस पे भी जाओ कि चीज़ें कैसे कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। अब आ जाओ 8 व 9 पे, क्या लिखा है? बॉट गुड्स अगेंस्ट चेक। बॉट मतलब क्या होता है? परचेज करना, तो पैसा घटा होगा, लेकिन बैंक और अगेंस्ट चेक मतलब पेमेंट भी हुआ है, कैसे? चेक से। मतलब पेमेंट बैंक के थ्रू है, कैश में नहीं हुआ है। तो यहाँ लिखो बाई परचेज पहले तो, अब परचेज कितने का हुआ है? 6000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो लॉजिक याद रखना, तो मैं उससे, हाँ तो अमाउंट देखो, जिनका ओल्ड बुक होगा तो मैंने पहले ही कहा परसेंटेज या 1-2 नंबर चेंज कर दिया होगा, बाकी सब ऐसे ही होगा। तो अगर तुम्हारे पास ओल्ड बुक है, हम लिखेंगे 6000 एज पर न्यू, तुम क्या करना जो है वही लिखो, फिर तुम्हारा आंसर तो मैच करेगा तुम्हारे बुक से। तो 6000 का अमाउंट था परचेज का, बट उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट रिमूव कर दो, 6000 का 10% 600 माइनस कितना आएगा? 400। ये तो है अमाउंट परचेज का। और बिकॉज इस परचेज पे भी क्या लगता है? टैक्स। और उसको नाम क्या देते हैं? नाम क्या होता है? इनपुट। एग्जैक्टली। तो बाई इनपुट, बिकॉज परचेज में सामान आ रहा है, इन हो रहा है ना, तो इनपुट और कौन सा टैक्स लगेगा? IGST। कितना? 5%। जरा निकालो, 5400 पे 5% कितना होता है? और जो टैक्स अमाउंट है, बिकॉज परचेज का अमाउंट अगर पेमेंट हुआ है बैंक से, तो टैक्स का भी अमाउंट बैंक में ही दिखाना। इतना क्लियर है? चलो बढ़िया, ये तो सिंपल था। बट हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हम बेसिकली टैक्स यहाँ पे लिखा नहीं था, बट बिकॉज टैक्स का रेट टॉप पे दिया था, तो ये अंडरस्टूड, जहाँ जहाँ लगे वहाँ लगाना तुम्हें पड़ेगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है? 11 सोल्ड गुड्स टू राम, लिस्ट प्राइस 600,000, अगेन 10% ट्रेड डिस्काउंट, ही गेव पेमेंट बाय चेक। तो पहली बात तो ये हमने बेचा है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगा? डेट क्या है? 13 तारीख। इफ हमने अगर सेल आउट किया है तो हमारे पास क्या आएगा? 2 सेल्स, है ना। क्या चीज़? रुक जाओ, सुनो ध्यान से पहले। अब हमने अगर बेचा है तो 2 सेल्स, है ना। क्या गलती कर रहे हो तुम लोग? सर वो ना परसेंटेज मैं देख रही हूँ कि यहाँ 12 लिखा है, वो इतना कम कैसे आ गया? तो फिर ध्यान आया, मैंने स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर दे दिया है पहले से। तो वो ध्यान है। चलो, हम ये कह रहे हैं सेल्स कितने का हो रहा है? ट्रेड डिस्काउंट रिमूव कर दो, 6000 में लेस किए 10% कितना आता? 5400। अब बस ये वेरीफाई करो कि क्या पैसा इतना पूरा आ गया हमारे पास, तो जरा चेक करो। हालांकि पता है यहाँ पे टैक्स का भी एंट्री होता है, बट हमसे वही सेल्स का लिख रहा है। तो ये पूरा पैसा हमारे पास आ रहा है चेक के फॉर्म में, और 13 का है ना, हीरा कहाँ गया? 11 होगा, सॉरी ये 11। अब ये देखो जरा, सोल्ड गुड्स टू राम 6000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ही गेव पेमेंट बाय चेक। अब मैंने बार बार कहा है, बेचने पे अगर चेक रिसीव होता है तो तुरंत उसको बैंक मत अज्यूम कर लिया करो। हो सकता है कि आगे चल के उसी चेक को तुमने क्या किया हो, इंडोर्स या फिर बाद में जमा किया हो, और नीचे देखो दे भी दिया है, 13 तो इसका मतलब अभी तो वो चेक हमारे पास ही रह गया था। तो यहाँ नाम क्या आएगा ऊपर? चेक इन हैंड।
कितने से? 5400 से। अब ये बताओ आगे क्या कर रहा है? दैट चेक वॉज बीइंग इंडोर्स टू, कहाँ गया ये रहा, क्रिएटर मोहन। अब मोहन को जब इंडोर्स किया गया, हालांकि पता है इस पे क्या लगेगा पता है? यहाँ भी टैक्स लगेगा, यहाँ लिखाएगा टू, लिख दें क्या? टू आउटपुट IGST, इसका निकालो तो ये 270 आएगा और दोनों को जोड़ लो, तुम्हारा हो जाएगा ये 5670। ठीक, ये तो हुआ एंट्री 11 तारीख का। और जब तुम जाओगे 13 तारीख को, 13th ऑफ अप्रैल, तो यही जो चेक है तुमने क्या किया? अपने से दूर किया नीचे, टू चेक इन हैंड 5670, और हमने दिया किसको है? तो मोहन हमारा क्रिएटर था तो उसको प्रोवाइड कर दो, मोहन लिखना पे। अब देखो बात क्या है ना, इस इंडोर्समेंट के टाइम पे मोहन का अमाउंट दिया नहीं था, मोहन का अमाउंट दिया नहीं है, तो मैंने क्या किया? जो ऊपर अमाउंट था वही फुल चेक का अमाउंट पे कर दिया। अब तुम बताओ इन दोनों ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी तुम्हें कैश या बैंक दिख रहा है? नहीं ना, तो मतलब हमें इन दो ट्रांजैक्शन को स्किप करना था, यहाँ लाने से बचना था। तो इसका डेट क्या है? 11 और 13, तो यहाँ लिख लो इसको भी। 11th अप्रैल और 13 अप्रैल, इन दोनों भी क्या है? ये तीनों हमारा क्या है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन से। क्लियर है? हम पता चाहे तो एक लाइन में बोल करके कि कैश से बैंक की बात नहीं हो रही है, स्किप करो, आगे बढ़ो, तो ये बड़ी चीज़ नहीं थी। बट मैंने क्या किया जानबूझ के, तुम्हें उसी बहाने क्या रिवाइज करवा दिया। तो इस पे ध्यान दो ना, ये जरूरी चीज़ था। ठीक है ना? अब नेक्स्ट पढ़ो, फिर गिरा दिया हम, सॉरी। चलो देखो 15 क्या लिखा है? पेड सैलरी, रेंट एंड स्टेशनरी। अब क्या करें इसका? कितना अमाउंट दिया पहले? 4500, 4000 एंड 1600, सॉरी 1500 नहीं, इसमें 1600 लिखा है न्यू बुक में। ओल्ड में जो भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अमाउंट से दिक्कत नहीं है, लोकेशन बस चेंज मत कर देना। ये पेमेंट जब करते हो तो कैश घटेगा, बिकॉज बैंक की बात तो कहाँ नहीं है, तो कैश घटेगा, तो यहाँ पोस्टिंग होगा। तो डेट क्या है इसका? 15th ऑफ अप्रैल, ऊपर तो अप्रैल लिखा ही हुआ है, बस 15 लिखो, 15। अब पता तुम लोग नया चीज़ क्या है इस क्वेश्चन में? नया तुम लोग के लिए ये हिस्सा है दैट सैलरी पे टैक्स लगता नहीं है, रेंट पे लगता है। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि कुछ जगहों पे एग्जेम्प्टेड होता है, कुछ जगह पे एग्जेम्प्ट नहीं होता है। अब जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं मुझसे ना, मतलब चीज़ों को देख रहे हैं, हम तुम लोग पे एक वो दिखाते हैं, एक पेज नंबर ओपन करना, बता रहे कौन सा, ये हम तुमको बता रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए। कहाँ था वो बता रहे हैं, GST वाला पार्ट खोलो, दिखा रहे हैं तुम्हारे न्यू बुक में। ये चीज़ बताना ज़रूरी है क्वेश्चन लगवाने से पहले, बट कहाँ गायब हो गया? खोजना पड़ रहा है, कोई दिक्कत है? काश हम पहले से मार्क किए होते हैं। नहीं मिल रहा है। बेटा नहीं मिल रहा है, खोजना पड़ेगा। पता है GST में कुछ कंडीशन होते हैं कि किस पे टैक्स लगना है, किस पे टैक्स। तो तुम्हें फ़िलहाल याद करना है सिर्फ रेंट एंड स्टेशनरी पे लगेगा, सैलरी पे। तो यहाँ जो फिगर दिया सैलरी का कितना दिया बताऊँ? 4500। कहाँ गई रहा? तो यहाँ लिखोगे बाय सैलरी, और जो अमाउंट है कितना अमाउंट है बताओ? 4500। इस पे कोई टैक्स का एंट्री मत बना देना, सिर्फ लिख के छोड़ दो। बट जो आगे दिया रेंट 4000, यहाँ लिखो बाय रेंट। किस पे GST नहीं लगता? हम तुम्हें उसका फोटो भेज देंगे हम, बट फिलहाल पे अभी के लिए याद कर लो, सैलरी पे नहीं लगता है, रेंट एंड स्टेशन लगेगा। तो कितना अमाउंट दिया बताओ जरा? रेंट दिया 4000, जरा इस पे निकालो टैक्स का अमाउंट कितना आएगा? तो बाय इनपुट IGST कितना आएगा?
4000 का निकालते हो 5% कितना आता है? 200। और एक और नाम हमारा क्या दिया है तो स्टेशनरी पे लगता है। स्टेशनरी, हाँ लगेगा इस पे भी। कितना अमाउंट है? 1600 का निकालते हो 5% कितना आएगा भाई? हाँ दोबारा सॉल्व करो। 5% निकालना है, 5%। आई थिंक 80 आएगा। तो पर आपका 1650 होता है। देखो मैंने सैलरी को लिखा एज इट इज़, उस पर टैक्स नहीं लगाया, बाकी दो पे लगाया है। और बाकी अमाउंट दिया था पुट के, तुम्हारे बुक में जो भी अमाउंट दिया है तुम भी उसको पिकअप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। बैंक चार्जेस कितना दिया हुआ है? 5000। कहाँ गया? 600। इसमें दिया है 600। ये बताओ बैंक ने चार्जेस लिया है तो मतलब बैंक में पैसा दे नहीं रहा है हमसे, बैंक उल्टा पैसा चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट एक तरह से कह सकते हो या जो भी, फाइन। तो ऐसे केस में पैसा जो है 600 का यहाँ पे आएगा बिकॉज बैंक ने चार्जेस लिया है। अब एक और तुम्हारे काम की बात, एक्सेप्ट सैलरी, वो तो इग्नोर हो गया, उस पर टैक्स लगा नहीं, बट स्टेशनरी पे, रेंट पे एंड बैंक चार्जेस पे, इन सब पे टैक्स लगता है। तो यहाँ भी लिखोगे दैट इज तो बैंक चार्ज कर रहा है उस पे से हम लोग अलग से फिर जीएसटी पे करें। एग्जैक्टली 30%। IGST कितना आएगा ये? 30 रुपीज़ आएगा ना। अब ये नोटिस करो, ये सब लिखा नहीं क्वेश्चन में कि हाँ इस पर टैक्स लगाना था, वो तो हेडिंग देके छोड़ दिया है एकदम टॉप पे लिख के। तुमको ये अज्यूम करना होता है कि नहीं इस पर टैक्स लगता है, लगाना पड़ेगा। इग्नोर की, हाँ कैसे पता करेंगे? तुम्हें बहुत ज़्यादा नाम नहीं देगा, घूम फिर के इतने नाम देता है, सैलरी, रेंट, बैंक चार्जेस, स्टेशनरी, यही 5-6 नाम देगा एग्जाम में। तो तुमको परचेज या सेल्स, तुम्हें दो तो रट ही चुका है कि परचेज हुआ, सेल्स हुआ, टैक्स। सर फोटो भेज दीजिए। हाँ हम आज ही भेज, मेरे फोटो रखा है, मोबाइल में रखा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, कहाँ से भेज सकते हैं हम। और बाकी बुक में है, मुझे वो खोजना पड़ रहा है, मुझे मिल नहीं रहा। नहीं दोनों जगह पे है, हर जगह पे हो, वहाँ तो मिल जाएगा, नेट से मिल जाएगा, बस टाइप करना कि वो 12th का बुक है कि कौन कौन सी जगहों पे तुम वहाँ तक पहुँचोगे, टेंशन मत लो, पहले यहाँ 11th पास कर लो। चलो हम लोग कहाँ पे थे? 17 ना, हाँ तो यहाँ लिख दो 17 डेट। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 19 क्या लिखा पढ़ो? सोल्ड गुड्स 10,000 आउट ऑफ विच 6,000 डिपॉजिट इन द बैंक। अगेन बेचा गया है, तो इसका एंट्री कहाँ पे होगा? इधर। ये हम लोग कल किए थे ना वाला, इसमें क्या लिखा है? हमने बेचा है ना कितने का? सोल्ड गुड्स फॉर 10,000, जिसमें 6,000 जमा किया है बैंक में, तो मतलब हमने पहले बेचा है, तो यहाँ लिखो 2 सेल्स। अब जब हमने बेचा तो वो जो पैसा है 6,000 का, सॉरी 10,000 का, वो उसमें से 6,000 कहाँ जा रहा है और कितना कैश आ रहा है? मतलब एक तरह से हमने 10,000 रुपीज़, और उसी दिन हो रहा है सेम डेट पे, तो तुम ऑन द स्पॉट सीधा लिख दो कि 4,000 कैश है, 6,000 बैंक में आया। बट हमने इनिशियली क्या किया था? स्टार्टिंग में पूरा पैसा पाया था कैश में, हमने सेम डेट पे जमा कर दिया बैंक में, तो मैंने क्या किया? अलग से लिखा नहीं है, सिंपली 4 यहाँ दिखा दी, कैश यहाँ दिखा दी बैंक में। बट बेचे हो, यहाँ भी टैक्स आने वाला है, तो पहले वर्ड क्या आएगा? टू आउटपुट IGST, बिकॉज तुम्हारा इनिशियल कैश में हो रहा था, तो जो टैक्स का अमाउंट है वो लिखोगे यहाँ पे कैश वाले जगह पे, और कितना अमाउंट निकालोगे? जितने का सेल था उस पे निकालोगे 5%, ठीक है ना? जो कितना आता है? 4,000 मत कर देना, टैक्स का तो निकालोगे एज अ होल। हाँ उस अमाउंट का तुमने क्या किया? सेल अमाउंट का क्या किया? 2 डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि 4 कैश में, 6 दिए बैंक में, वो तुम्हारा अपना चॉइस था, ठीक है। नेक्स्ट बोर्ड क्या लिखा है? 22वां, बैंक नोटिफाइड एंड रिटर्न द चेक ऑफ कमल एज डिसऑनर्ड। कहाँ गया? ये देखो, जिस कमल के चेक को हमने जब यहाँ पाया था इतने रुपए में, और हमने उसको 8 तारीख के दिन बैंक में जाके जमा किए और पैसा अपने बैंक में रिसीव कर लिए थे, और यहाँ हमने पास किया एंट्री, ये रहा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो चेक है जो हमने कमल से पाया था, ये क्या हो गया? अब पहले इसका एंट्री पास करते हैं। जब इसका डिसऑनर हुआ है, इसका डेट क्या था वैसे? 22 तारीख था। पता है डिसऑनर में क्या होता है? कमल चेक। तो ऐसे केस में नहीं, पहले समझो, जब डिसऑनर हो गया तो जो तुमने ये बैंक बड़ा मन से लिखा हुआ है कि पैसा बैंक में, सुनो, जो तुमने पैसा चेक जमा करते हो बैंक में, बैंक अकाउंट लिखा है कि हमारे पैसा बैंक में आ ही गया ना,
पैसा बैंक में आया ही नहीं, तुम बस चेक देके आ गए थे अपने घर पे और तुमको लगा पैसा बैंक में आ ही जाएगा, चेक देकर अगर आ गए तो बैंक को, और तुमने यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख चुका है अपना, मतलब अपने फर्म के रिकॉर्ड्स में हमने बेसिकली बैंक से इतना पैसा बढ़ा के दिखा दिया, बट क्या सच में बैंक ने पैसा दे दिया हमारे बैंक अकाउंट में? वो तो डिसऑनर कर दिया ना। तो इन दैट केस हमारा ये पैसा इतना लिखना बैंक में कोई मतलब रह गया? बैंक जब पैसा ही नहीं दिया तो उस अमाउंट को क्यों लिखोगे? तो यहाँ हम क्या करें, उसको पहले क्लोज करें। तो जो तुमने बैंक ऊपर लिखा है उसको रिवर्स ले आओ, और बिकॉज ये पैसा जो मेरा है 6800 का, ये बेसिकली जो कमल है ना, वो पैसा जो चेक दिया था वो चेक से हमको पैसा नहीं मिल पाया, तो हम क्या करेंगे अब वापस अपने उस कमल को क्या अपना बना लेंगे हम लोग, डेटर। क्योंकि जब हमें उस कमल से पैसा रिसीव नहीं हुआ, चेक बाउंस कर गया, तो जिस कमल को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया था चेक रिसीव करते वक्त, जस्ट बिकॉज डिसऑनर हुआ है, तुम क्या करेंगे उस कमल के नाम को अगेन अपना बनाएंगे डेटर, और इसका एंट्री पास करो। ये जो बैंक वर्ड है ये तो जाएगा नहीं, तो कमल कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट में। कहाँ पे आएगा? 22 तारीख बाई कमल, जो तुमने कहा था ये इतने से आएगा, समझ गए? नेक्स्ट पढ़ो, कहाँ गया? पेड बाई चेक वाटर चार्जेस 400 एंड, अब देखो याद रखना इन सब पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है ना? तो ये तो सिंपल पेमेंट हुआ है, तो यहाँ लिखो तारीख क्या इसका 25 बाई, हम भेज देंगे, परेशान नहीं हो, बाई वाटर चार्जेस, और नाम क्या है? इनकम टैक्स। पता है इनकम टैक्स नाम क्या देते हैं हम लोग? क्या लिखा हुआ है? क्योंकि इनकम टैक्स उस ओनर के पर्सनल इनकम पे होता है, दैट मीन्स इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर। इनकम टैक्स कोई फर्म का खर्चा नहीं है, ये पर्सनली उस ओनर के खुद के इनकम पे टैक्स लगा हुआ है, तो ये उसका अपना पर्सनल एक्सपेंस हुआ ना, तो इट विल बी कंसिडर एज ड्राइंग फर्म के लिए। और कितना अमाउंट दिया है? 400 एंड 600। नेक्स्ट पे आ जाओ, सेकंड लास्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये तो सिंपल है ना, फिर बेचा गया, तारीख कैश का 29, तो यहाँ लिखो अगेन टू सेल्स, और बेचा गया कैश में, तो अमाउंट कहाँ पे आएगा? और यहाँ पे फिर से क्या आएगा? ये तो टैक्स पे आएगा ना, आउटपुट IGST, कितना आएगा बताओ? 210। ओके, एंड लास्ट क्या है? बॉट गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पे आएगा तारीख कैश का, ये तो सब सिंपल चल रहा है। बाई परचेज कितना अमाउंट है? 5000, और यहाँ भी लगा दो बाई इनपुट। देखो यहाँ पता है इस बार में फ़ायदा क्या है, हमको C और S नहीं लिखना पड़ा बार बार, एक काम से ज़्यादा, बिकॉज क्वेश्चन में वो डिवीजन नहीं कहा था। तो लिखो 5000, और इसका कितना टैक्स आएगा? सही निकालियो, चलो बढ़िया है। अब आता है हमारा फाइनल मोमेंट, जो कि हमें करते वक्त बहुत ध्यान देना होता है, दैट इज़ बैलेंस निकालना। जब बैलेंस करना, तो जो मैं तुमको तरीका सिखाया था उसी प्रोसेस को तुम्हें फॉलो करना है। बताओ प्रोसेस क्या था? टोटल करना पहले, फिर जो ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा उसे ऊपर। एग्जैक्टली। तो एक काम करो, हम लोग पहले अगले 5 मिनट में, ये चलो हम खुद ही करके रखें, जो फिगर्स तुम लोग टैली कर लेना, बता देते हैं हम। देखो जब यहाँ टोटलिंग करो कैश वाले पार्ट का, इट विल कम, जो टोटलिंग करने पे आएगा ये आएगा 18910, और वहाँ कितना आएगा? 22, एक और 2 रहेगा 222, मतलब 18910 22250। तुम वेरीफाई कर लो, हम बस लिख रहे हैं फिलहाल। वहाँ जब टोटलिंग करोगे इट विल कम 15630, हमसे टोटलिंग कर रहे हैं हम, और वहाँ पे आएगा 39100। ये काम तुम लोग खुद भी कर लोगे, बहुत बड़ा काम नहीं किया है। अब टोटलिंग के बाद वेरीफाई करो कि अगर पहले कैश की बात करें, सिर्फ इसकी बात करें, कैश की बात करें, ठीक है ना? बताओ दोनों बड़ा कौन है? तो जो बड़ा है उसको लिखो अंदर 1891018, यहाँ तो सेम है, तो यहाँ बैलेंस नहीं जाएगा, यहाँ पे गैप है ना, तो यहाँ बैलेंस आएगा बाई
बैलेंस सी डी एज अ बैलेंसिंग फिगर 31 तारीख, अप्रैल कितने महीने होता है, 30 तारीख होता है ना, या 30 लिखोगे। गैप करोगे माइनस, इट विल कम 3280, ये बैलेंस आ गया कैश का। अब बैंक में जब देखोगे तो बड़ा कौन है, 31. तो उसको लिखो अंदर 391003 यहाँ तो सेम आ गया, तो यहाँ तो बैलेंस आएगा नहीं बैंक का बैलेंस इधर जा रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम दोबारा लिखो 30 तारीख पे टू बैलेंस सी डी एज अ बैलेंस फिगर। जब माइनस करोगे इन दोनों को, दैट विल कम 16850। ये देखो बैलेंस कोई बड़ा चीज नहीं, ये मैंने क्या कि सपोर्ट लिया, अब काट दो भाई, काम का नहीं है, ठीक है ना। बाकी देखो इस क्वेश्चन में 4-5 चीज़ सीखने लायक था। पहला, बैलेंस ओपनिंग वाला अगर बैंक नहीं दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया तो वहाँ जाता है, ये भूलना मत। दूसरा ओपनिंग बैलेंस कि अगर सिर्फ कैश इन हैंड का है तो कैपिटल मत लिख देना, बैलेंस बिल लिखाता है। तीसरी बात है, टैक्स वाले केस में अगर टैक्स टॉप पे दिया है, सी और एस का डिवीजन नहीं दिया है तो तुम उसको आई मानोगे, IGST। चौथी बात, अगर टॉप पे लिखा है टैक्स तो इसका मतलब किस पे टैक्स लगना है किस पे नहीं, वो तुम्हें खुद डिसाइड करना होता है, ठीक है। और एक बात इसमें देखोगे ना, जहाँ जहाँ एंटी मैंने बनाया है वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है सर, कि वहाँ बैंक की बात नहीं था तो मैंने नहीं पोस्ट किया, जहाँ बैंक की बात था पोस्ट किया वैसे। अब ये सब क्वेश्चन जब लगाते हो ना, तो कैश बुक का इसके अलावा अप्रोच कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं होता। हम लोग अभी तक कैश बुक का जो सवाल लगाए टिल 5 दिन में 5 क्वेश्चन, बिलीव मी वेराइटीज़ के लेवल पे हम लोग इनफ कवर कर चुके हैं। अभी एक और है पेटी कैश बुक, वो कवर हो जाएगा। तो पहले इतने भी तुम लोग काम करो, ये हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे में 1-2 सवाल और लगवाने का। बाकी DK गोयल SMA क्वेश्चन पिकअप जब करोगे तुम्हें यही से मिलने वाला है, कुछ अलग नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो इसको ढंग से देख लो, कल अगर हो पाएगा तो तुम्हें एक और हार्ड सवाल पिकअप करेंगे हम, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच और नमस्ते।